अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रगड़ा दो या रगड़ा खाओ, पतली गली से नहीं निकलने देंगे, ये दे दिया है पैगाम बिल्कुल वाज़े तौर पर मुक़्तदरा ने। ये पैगाम किसको दिया गया है, किसके ज़रिए दिया गया है, ये इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये जो जजेस के ख़त वाला मामला है, इसने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तकसीम पैदा कर दी है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और किस्सा दो तस्वीरों का भी बयान करेंगे, और उसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि फ़ौज की तरफ से थाने पर हमला हुआ है। जी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भारत की। वो भी बहुत अहम तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, मेरा ख्याल है भारत से ही। पाकिस्तान के अंदर तो एक हालिया वाक़या हुआ भावल नगर में, आपके इल्म में ही है। उसमें बहुत सारे जो है वो अफसोसनाक वाक़या हुआ, पुलिस और फ़ौज के दरमियान जो कुछ भी हुआ। मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता, वो हम उस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। बात करते हैं जी भारत की। तो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा जनाब, ये भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। और आप ज़रा ये पहले क्लिप देखें कि ये भारत के टीवी चैनल पर ख़बर क्या चल रही है, फिर इस पर आगे बात करते हैं। The big story of this hour, an ugly battle between army men and Pune police broke out last evening after two young army officers on a motorcycle were stopped by traffic police from driving into a no-entry zone. A heated argument was followed by an all-out street battle between the two officers and the traffic constables. The two officers allegedly thrashed the constables. Soon police teams arrived, and to counter them, about 30 young army officers and 6 vehicles also reached the Sambhaji police post. There are reports the army men beat up even civilians who tried to intervene and snatched a tape from a Marathi channel cameraman filming the incident. You can see the visuals of that shocking incident on your TV screen. The 30 young army officers from the College of Military Engineering then barged into the Sambhavi police station and allegedly ransacked it. You can see the pictures of that ransacked police station on your TV screens. The army officers have, though, been summoned to appear at the police station at 11 this morning, so in about half an hour from now. When the police came to the spot, in turn these survivors, they have informed their units, and accordingly on this about 30 to 40 other survivors from their unit, they have been here in this job. They have scuffled. There was a scuffle between this traffic constable also. They have entered into the chowki and they have broken this glass. So what action are you going to take? The complaint is going to be registered at this police station. Meanwhile, the report is also being submitted to their unit and all this for the further necessary action. Now, reacting to the incident, the General Officer Commanding of the Army's Southern Command issued a statement. And the statement said the Army cannot tolerate indiscipline. Action will be initiated against those found guilty. ले जी, देख लिया आपने। ये मामला यूं हुआ कि जी दो फौजी अफसरान एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उन्होंने नो एंट्री वाली साइड से घुसने की कोशिश की, जिस पर भारत के जो ट्रैफिक पुलिस है उसके जो एहलकारों ने उन्हें रोका। वहाँ पर उनकी हुई तल्ख कलामी, मार कुटाई होगी। पहले पुलिस फोर्स पीछे से आ गई, उन्होंने उन दो बंदों को कुछ रगड़ा रोड़ा लगाया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने पीछे जो भी उनकी यूनिट थी या बटालियन थी या कंपनी थी उधर से कॉल की। उधर से 30 के करीब लोग आ गए और उन्होंने हमला कर दिया थाने के ऊपर। आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि थाने के अंदर भी तोड़ फोड़ के मनाजिर थे। और यकीनी बात है कि उन्होंने हमला किया तो खाली थाना तो नहीं तोड़ा होगा, थाने वालों को भी तोड़ा होगा। फिर आपने देखा कि वो एक पुलिस अफसर वो बयान दे रहा है। उसके बाद जो उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनका स्टेटमेंट है कि जी हम इस पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये वैसे मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर ली कि जनाब ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, ये भारत में भी ऐसे होता है। हमारा पड़ोसी है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, वहाँ पर कभी मार्शल लॉ भी नहीं लगा, लेकिन झगड़ा उधर भी फौज और पुलिस के दरमियान हो जाता है। तो बहरहाल इंसानी माशरों के बीच में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन हो जाते हैं। ये कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हम लोग ना एक चीज़ को पीक पर ले जाने में भी टाइम नहीं लेते और उसके बाद हम उसको भूलने पर भी टाइम नहीं लेते। ये एक हकीकत है हमारे माशरे की। इस खबर से अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे यूँ बढ़ते हैं कि जनाब ये जो जजेस के ख़त वाला मामला है,
इस पर जो है तकसीम दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, वाज़ेह होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि तो वकला तंजीमों की, ये इसमें एक बहुत बड़ी तकसीम हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ कुछ और है, इस्लामाबाद बार काउंसिल का मौक़िफ़ कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ कुछ और है, पंजाब बार काउंसिल का मौक़िफ़ कुछ और है। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल हमें एक तरफ खड़े हुए नज़र आते हैं, उसमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट के लोग भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग भी हैं। ये मैं बार बार ऐसे बताता हूँ समझने के लिए कि बार काउंसिल्स अलग बॉडीज़ होती हैं और बार एसोसिएशंस अलग बॉडी होती हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उनका मौक़िफ़ कुछ और है। मेरा यहाँ पर मकसद उनका मौक़िफ़ बयान करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सबसे पहली तकसीम या दरार पड़ी वो वकला तंजीमों के दरमियान पड़ी। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें फिर सियासी जमातों के अंदर भी इस मामले पर बहुत बड़ी एक तकसीम दिखाई दे रही है। हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसके सरबराह नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वो इस मामले में कूदने का फ़ैसला कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया से वो जो 3 मीडिया पर्सन हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी वो इस जजेस केस में फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं और वो अदालत में बताएंगे कि जनाब जो मेरे साथ हुआ उस ज़माने में कौन मुदाखलत कर रहा था वो भी बताया जाए, तो ये रहता तो फिर फैल रहा है। फिर जनाब ये सिर्फ वहीं पर नहीं है, फिर अगर हम अदलिया में जाएं तो वहाँ पर भी तकसीम हमें बड़े वाज़ेह नज़र आती है। ये जो 6 जजेस हैं ये एक तरफ हैं, जो इनके चीफ जस्टिस हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चली जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस साहब और जो जजेस हैं उनमें से कुछ का मौक़िफ़ कुछ है, और वहीं से अंदर से ही जो हैं वो कोई 1-2 जजेस ऐसे भी हैं जो कि इन जजेस के को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके मौक़िफ़ को परवान चढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी जो वो पसंदीदा सहाफ़ियों को बुला के ख़बरें भी लीक कर रहे हैं। मुबैना तौर पे ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अच्छा जी, ये तकसीम यहीं तक नहीं रुकी, ये तकसीम जो कोर्ट्स को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं उनके दरमियान भी काफ़ी सारी आ गई हुई है। और इस वक्त अगर आप ट्विटर पे देखें, जो इसको एक्स हब कहते हैं, वहाँ पे वो जो रिपोर्टर्स हैं वो एक दूसरे को वो क्या कहते हैं, टैग करके कहते हैं या उसको लेबल करके या टैग करके वो फिर एक दूसरे को सवाल और जवाब की भी एक जंग चल रही है। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जी, और वो तस्वीर है वो जो सहाफ़ी हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जिनको इमरानदार जजों की मोहब्बत या बुनियादी तौर पर जजों की मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत तो इमरान खान की है। ये ज़रा एक तस्वीर आप देखें, ये इमरान खान साहब की तस्वीर है। ये कुर्सी के ऊपर तशरीफ़ रखते हैं और इनके सामने जो नहीं कुछ रिपोर्टर नज़र आते हैं, वो कुछ ज़मीन पे बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं। एक खातून रिपोर्टर जो है वो गालिबन किसी कुर्सी पे बैठी है, शायद एक बंदा और भी है। अब ये तस्वीर जो है वो बुनियादी तौर पे इसको अगर आप गौर करें, मेरा मकसद किसी सहाफ़ी की दिल आज़ारी करना नहीं है, वो हमारी बरादरी के लोग हैं। बात ये करने का मकसद है कि जी बहुत एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब शरीफ ख़ानदान या जो पीपल्स आसिफ ज़रदारी, जनाब ये तो मुग़ल शहज़ादे हैं और ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। अब बिलीव करें, आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि वो बादशाह सलामत बन के बैठ जाएँ और बाकी सारे साथियों को ज़मीन पर बिठा दें। ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो बातें करते हैं ना कि इमरान खान बड़ा कोई इनकलाबी लीडर है, ये उनके लिए, उनको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जनाब ये जो रिपोर्टर्स हैं, इनकी जो बड़े इनकलाबी रिपोर्टर्स हैं, आप इसको गौर से देख सकते हैं। ये अपने टीवी चैनल्स में प्रोग्राम भी करते हैं, ये रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो देख लीजिए कि ये इनकलाबियों की मतलब हैसियत है इमरान खान की नज़र में कि उसने इनको पानी का गिलास तो वैसे भी किसी को नहीं वो पूछते, लेकिन उन्होंने कुर्सी का भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया। इखलाकियात का तकाजा है कि भाई अगर आप नहीं उनको कुर्सियाँ प्रोवाइड कर सकते, आप खुद खड़े होकर बात कर लें। ऐसा होता है, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखें या किसी भी जगह पे मीडिया से टाक होती है, लोग खड़े होकर बात करते हैं, रिपोर्टर खड़े होकर कवर करते हैं। रिपोर्टर का कुछ नहीं घिस जाता, लेकिन कुछ एथिक्स भी कोई चीज़ होती हैं। मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ। एक यहाँ पर रावलपिंडी में GT रोड पे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ज़रा मुनासिब नहीं है। उसकी जो है वो इफ्तिताई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो कुछ गैर मुल्की और पाकिस्तानी, और कंपनी तो गैर मुल्की थी, उसके जो पाकिस्तानी नुमाइंदगान थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मैं उस वक्त काम करता था एक्सप्रेस में, तो मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी, मैं भी वहाँ पर कवर करने के लिए गया। तो देखा को उन्होंने बुनियादी तौर पर वो डिनर साथ रखा हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि सामने एक टेबल लगी है
उस पे तो वो लोग बैठेंगे ना, और कुर्सियाँ लगी हैं जिनके आगे माइक शेक लगे हुए कि जी वहाँ पर तो वो लोग बैठेंगे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ओके। उसके अलावा जो सामने कुर्सियाँ लगी थी उनके आगे टेबल्स भी लगे हुए थे, यानी कि बेसिकली वो डिनर के लिए टेबल लगे हुए थे, उनके ऊपर डिनर का सामान भी रखा हुआ था, यानी कि बर्तन वगैरह, कराकरी वगैरह। और वो हर कुर्सी के ऊपर लिखा था मिस्टर फलाना जनरल मैनेजर मार्केटिंग फलाना अखबार, मिस्टर फलाना डायरेक्टर मार्केटिंग फलाना न्यूज़ चैनल। अच्छा जी, लेकिन वहाँ पर किसी रिपोर्टर का जो इनवाइटेड थे वहाँ पर उनका नाम नहीं था। जब नहीं था तो फिर मैं, बाकी जो सारे दोस्त रिपोर्टर थे वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी था, हम वहाँ पर वो कुर्सियाँ खींच के बैठ गए। इतने में जनाब वो जो गैर मुल्की कंपनी के पाकिस्तानी नुमाइंदे थे, जिनके बारे में मुझे बाद में पता चला कि ये मौसूफ कहीं फ़ारन शारन से आए थे, वहाँ पे किसी जगह पे काम करते थे, तो अब इस कंपनी के यहाँ पर नए नए उनके प्रेस डिपार्टमेंट के या मीडिया डिपार्टमेंट के हेड बने हुए थे। तो उन्होंने कहा जी आप लोग यहाँ पर ना बैठे। हमने कहा जी क्यों ना बैठे। उनके जी ये आप लोगों के लिए बैठने की जगह नहीं है, ये आप लोगों के अफसरान की बैठने की जगह है। मैंने कहा भाई तुम्हें किसने कहा है कि ये डायरेक्टर मार्केटिंग और जीएम मार्केटिंग और ये लोग जो हैं ये हमारे अफसर होते हैं, तुम्हें किसने कहा है? नहीं तो हमने तो इन्हीं को कहा था कि आपको बुलाएं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा, इन्होंने हमारे जो न्यूज़ सेक्शन था, जो जर्नलिस्टिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे चीफ रिपोर्टर को, ब्यूरो चीफ को वो दावतनामे पहुँचा दिए, तो उन्होंने हमें असाइन कर दिया, हम आ गए हैं। तो अब अगर यहाँ पर आपका ये ख्याल है कि आप लोग यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डिनर करेंगे, तो ये साफ़ी जो हैं ये बेचारे से बन के साइड पे खड़े होकर आपके लिखेंगे और कान लपेट के निकल जाएंगे। मैंने कहा काका ये तू हाले फिर साफ़ियाँ नू जानदा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने खैर सबसे पहले तो उन तमाम रिपोर्टर्स को बुलाया, मैंने कहा ज़रा साइड पे आओ, सारे आ गए। मैंने कहा भाई साहब बेइज्जती करा के अगर आपने यहाँ पे कवरेज करनी है तो कर लें, मेरी तो नौकरी भी जाएगी, तो भाई मैं तो यहाँ पे कवरेज नहीं करता। उन्होंने कहा जी हम भी नहीं करते। हमने कहा जी अपने दफ्तर फ़ोन करके इतला करो और ये लगवा लें फिर खबर। सब ने अपने अपने दफ्तर फ़ोन किया। मेरे उस वक्त चीफ रिपोर्टर थे आमिर इलियास राना साहब, जो आजकल ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, आप देखते रहते होंगे, उनके मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आते हैं, तज्जिए वगैरह देते हैं। मैंने उनका राना साहब ये पोजीशन है, तो अगर ये रिपोर्टर की इज़्ज़त नहीं करते तो इनकी ये हम भी इसको कवर नहीं करेंगे और इनकी खबर भी नहीं छपनी चाहिए और या नशर होनी चाहिए। उनका जी बिल्कुल ठीक है, वापस आ जाओ। हम वापस आ गए, जितने भी, यानी कि सिर्फ मैं नहीं, जितने रिपोर्टर वहाँ पे गए हुए थे, किसी भी चैनल के, किसी भी अखबार के, सारे वापस आ गए। वो उन्होंने जिन जीएम मार्केटिंग या जीएम डायरेक्टर मार्केटिंग को जो खाने खुने खिलाने थे उन्होंने खिलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कौन करता? छपी हुई प्रेस लीजिए उन्होंने दे दी। वो जब सारे चैनलों और अखबारों के दफ्तरों के चुके, उन्होंने उठा के ना वो कूड़े की डस्टबिन में फेंक दी। कहने का मकसद है कि भाई अगर आप किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो बुलाओ भी मत। तो यही बात इमरान खान की है। इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरों को तो बड़ी बातें करते हैं लेकिन अपने से यूँ करते हैं। और ये इनकी हालत देखें, इनको एक तो कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं वो ज़्यादातर यूथिया वायरस से इन्फेक्टेड हैं, तो इस वजह से वो इस तरह खड़े हो जाते हैं, वरना कोई जेन्युइन रिपोर्टर नहीं खड़ा होता इस तरह। अगर कोई एक बंदा बादशाह सलामत बन के बैठ जाए, कोई नहीं खड़ा होता। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कोई बंदा एयरपोर्ट पे किसी में कुर्सी में बैठा हुआ है और उसको चंद जर्नलिस्ट वहाँ पर आकर उसे खड़े होकर बात शुरू करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी को घर बुला के इस तरह खड़े करना इस तरह नहीं होता। अच्छा, फिर आप ये देखें कि मैं आपको इनमें से एक रिपोर्टर शामिल भी हैं, लेकिन आप ज़रा ये दूसरी तस्वीर देख लें। ये एक दूसरी तस्वीर वो भी इसी चीज़ की अक्कासी करती है। ये आप ज़रा देख लें, ये सभी इब्राहिम साहब बड़े आजकल वो बने हुए ना, ये इमरान खान के वो जो मुबैना जाली प्लस्तर है उसके उतरने के बाद उसके साथ खड़े होकर सारे फ़ोटो बनवा रहे, सारे आँखों सुभान अल्लाह। मतलब ये हालत है यार। ये आप बड़ी ज़बरदस्त एक काम हुआ है कि जितने इस किस्म के जहन वाले लोग थे ना वो सारे इमरान खान के साथ हो गए। बातें दूसरों को करने के लिए कुछ हो रहे हैं, अपने लिए कुछ हो रहे हैं, और ना बुलाने वालों को शर्म आई ना जाने वालों को शर्म आती है। ये कब तबका ही अलग हो चुका है। खैर इस खबर से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तकसीम मैंने आपसे अर्ज़ की कि हुई है, उस तकसीम में अब वो जो सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स जो एक दूसरे के साथ गोलाबारी कर रहे हैं ना, उसमें फिर एक बड़ा ज़बरदस्त बीच में एक एंट्री दी मियाँ दाऊद साहब ने। बड़े मारूफ वकील हैं, पहले जर्नलिस्ट होते थे और अभी वो साफ़िया यार, वही जिन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया, उसके बाद उसको अदालत वहाँ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस केस को लड़ा भी और वो साबित भी किया, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को आफ्टर द रिटायरमेंट जो है वो डिसमिस होना पड़ा। तो भाई जी बड़ा कहने का मकसद है कि बंदा बड़ा तगड़ा और पक्के पाँव पे है। तो इन्होंने फिर उनको रिपोर्टर्स के बीच में मुदाखलत की उनकी लड़ाई में, और इन्होंने कहा कि भाई साहब केस लगने दें,
मैंने इन 6 जजेस का पूरा डाटा निकाल के रखा हुआ है कि कितने पीटीआई के केस इनके पास लगे, कितनों में इन्होंने रिलीफ दिया और कितने में इन्होंने नहीं दिया, और वो डाटा ऐसा है कि तबीयत साफ़ हो जाएगी सारों की। तो भाईजान तैयार हो जाओ, मियाँ दाऊद जो नहीं है वो टलने वाला नहीं है। अच्छा जी, ये मामलात हो गए, और अब हम आते हैं उस खबर की तरफ जो अब जजेस केस से आगे रिलेटेड है कि भाई जी रगड़ा दो या रगड़ा खाओ। ये जनाब एक पैगाम आया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ जजेस को तो थोड़ी पैगाम दे रही है, वो भी वो कहना है कि अगर जजेस को पैगाम दे तो फिर तो जुर्म साबित हो गया जी, जनाब इस्टेब्लिशमेंट इस तरह करती है। ऐसी बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट होती है जी, उनका ताल्लुक होता है हुकूमत के साथ। हुकूमत में कानूनी मामलात कौन डील करता है? या वज़ीर कानून डील करता है, या अदालतों में पेश होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, वो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है, वफाक पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। तो हमारे ज़राए का ये कहना है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से वफाकी हुकूमत को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जनाब ये केस लगे अदालत में तो अटॉर्नी जनरल साहब आपने अदालत में ये स्टैंड लेना है कि जनाब बारे सबूत इन 6 जजेस के ऊपर है। बहुत आसान काम है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें और पतली गली से निकल जाएँ। हुण वो पुरानियां अदालतां तो नहीं रही ना, कहाँ वो बंदयाली अदालतें, कहाँ वो सासों के फैसले, कहाँ वो लाहौर हाई कोर्ट की अदालतें, कहाँ वो दमादों के फैसले, वो वाली सहूलतें तो अब नहीं हैं। अगरचे कि आखिरी झटके के तौर पे ना वो मतलब ज़ोर पूरा लगाया जा रहा है, लेकिन वो पहले वाली बात तो नहीं है कि जनाब वो अगर होता ना, अब ये जैसे वो ऑडियो लीक्स हो गई तो उन ऑडियो लीक्स में साबित हो के जराइम हुए हैं, तो यहाँ पे जनाब वो हाई कोर्ट के जज साहब जो नहीं है वो उन ऑडियो लीक्स के ऊपर बैठ गए कि नहीं जी इनकी तो इंक्वायरी तो मैं नहीं होने दूंगा, मैं तो नहीं होने दूंगा, स्टे दे के अभी तक बैठे हुए हैं। तो मतलब जराइम को कवर करने वाले मामलात होते हैं। लेकिन ये तो कोई ये रखते हैं कि जनाब हम जब बात करें तो जनाब उस पर फिर कोई उमरता बंदयाल, कोई साकिब निसार जो है वो फिर एक्शन में आए, कोई मुज़ाहिर नकवी, और वो बुला ले गए 6 जजेस को धमकियाँ दी हैं, बुला लो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बुला लो, एजेंसियों के लोगों को बुला लो, प्राइम मिनिस्टर को बुला लो, ऐसी की तैसी कर दो। उन्होंने कहा नहीं भाईजान इस तरह नहीं होगा इस दफ़ा तो भाईजान आप अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना तो सबूत देना पड़ेगा भाई। इस्टेब्लिशमेंट ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि भाई जी पक्की पैरी अदालत में आप खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब के सामने ये गुजारिशात पेश कर दें कि जनाब इनसे कहें कि सबूत दें, नाम बताएं किसने कब किस वक्त कौन सा पैगाम दिया, किसने कब किस वक्त कौन सा वो कैमरा लगाया, आपने उसके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई तौहीन अदालत का नोटिस क्यों नहीं भेजा। अगर आपके खिलाफ कोई आपका कोई बंदा उठाया गया, कोई रगड़ा लगा, कोई अगवा हुआ तो आपने उसकी पुलिस में केस दर्ज करवाया नहीं करवाया, कोर्ट की कार्रवाई की नहीं की तो क्यों नहीं की। तो अब ये नहीं होगा कि आप एक ख़त लिखेंगे और आपको जनाब आप उस पर जो भी इल्ज़ाम लगा दें उसको सच्चा तस्लीम करके ऐसी की तैसी फेर दीजिए कि ना, इस दफ़ा ऐसा नहीं होना। इस दफ़ा भाई साहब इल्ज़ाम लगाया तो साबित करना पड़ेगा, बारे सबूत इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर है जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी इस बंदे ने ये क्राइम किया या इस इदारे ने ये क्राइम किया या इस अफसर ने ये क्राइम किया है, तो वो भाईजान बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी पतली गली से नहीं निकलने देना, या तो हमारे खिलाफ साबित करें आप कि हमने कोई गलत काम किया है, हमें रगड़ा लग जाए, तो या फिर जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको रगड़ा लगेगा। इस दफ़ा ये बात ऐसे नहीं जाने देनी। ये जनाब इस वक्त सिचुएशन है, और उन्होंने कहा कि जी इस मामले को वंस फॉर ऑल सेट करें, या रगड़ा दें या रगड़ा खाएं। अगर इल्ज़ाम सच्चे हैं तो जनाब हमें रगड़ा लगा दें, अगर इल्ज़ाम गलत हैं तो भाईजान लगाने वालों को रगड़ा लगेगा। इस दफ़ा बात ऐसे नहीं छूटेगी, दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा। अब ये केस लगेगा ग़ालिबन 29 को या उससे एक आध दिन आगे पीछे, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं ये आपको वहाँ पर उस दिन कोर्ट के अंदर होती हुई नजर आएंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।